नमस्कार। आज का सवाल बहुत बड़ा है ना? मतलब बढ़ती आबादी के लिए खाना कैसे पूरा हो और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। हाँ, बिल्कुल। सस्टेनेबल तरीके से ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कुछ सोर्सेज़ हैं जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में सुधार की बात करते हैं। हाँ, और मुद्दा सिर्फ ज्यादा उगाना नहीं है, एनवायरनमेंट को बचाते हुए, रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए। यही है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना? एग्जैक्टली। और देखिए, फूड सिक्योरिटी सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं आती, अवेलेबिलिटी और एक्सेस दोनों चाहिए। मतलब लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे भी तो हों। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि क्रॉप्स और लाइवस्टॉक की यील्ड्स बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं। हम सोर्सेज वाले इंग्लिश टर्म्स ही यूज करेंगे। तो पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हाँ, इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉस करना। अच्छा। और दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें क्या करते हैं कि कोई एक जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं पौधे में। हम्म। और मकसद क्या है इसका? मतलब क्यों करते हैं ये सब? मकसद है हाई यील्ड, जाहिर है, बेटर क्वालिटी, जैसे दालों में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना या वीट की बेकिंग क्वालिटी सुधारना। और वो रेजिस्टेंस वाली बात पे है, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल, कीड़ों से, बीमारियों से बचाओ। और एबायोटिक मतलब जैसे सूखा पड़ गया या मिट्टी में सॉल्ट ज्यादा है, उसे झेलने की ताकत। शॉर्टर मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी एक पॉइंट था, मतलब फसल जल्दी तैयार हो जाए। हाँ, ताकि साल में ज्यादा फसलें ले सकें। वाइडर अडेप्टेबिलिटी भी, कि अलग अलग कंडीशंस में पौधा उग पाए। और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वो ड्वार्फनेस वाली बात, अनाज के पौधों का छोटा कद। हाँ, ताकि न्यूट्रिएंट्स कम लगें, हवा से गिरे नहीं। ये सब गोल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हुई वैरायटी की बात। अब आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट पर। इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अहम है। बहुत अहम। पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ ज्यादा मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ कम, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये मिलते हैं मिन्योर्स या फर्टिलाइजर्स से, राइट? हाँ, मैन्योर तो ऑर्गेनिक खाद हो गई, गोबर, पौधों का कचरा, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग से बनती है। मिट्टी के लिए बहुत अच्छी है ये। और फर्टिलाइजर्स, वो तो कमर्शियल होते हैं। हाँ, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाले यील्ड तो तेजी से बढ़ाते हैं, पर दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें हैं। ज्यादा इस्तेमाल से सॉइल फर्टिलिटी कम हो सकती है, पानी पल्यूट हो सकता है। इसीलिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल नहीं होता। और पानी, इरिगेशन, ये भी तो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। बेहद जरूरी, स्पेशली भारत जैसे देशों में जहां खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। तो वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, टैंक्स, ये सब तरीके हैं। और आजकल वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट की भी बात होती है। हाँ, नई इनिशिएटिव्स हैं ये। पानी बचाने के लिए, सॉइल इरोजन रोकने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न्स भी बदलते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग। हाँ, मिक्स क्रॉपिंग मतलब दो या ज्यादा फसलें एक साथ। इंटरक्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और क्रॉप रोटेशन में एक के बाद एक अलग अलग फसलें लगाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? फायदे कई हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स का बेटर यूज होता है, पेस्ट्स और डिजीजेस का फैलाव रुकता है, यील्ड बढ़ती है, रिस्क कम होता है। समझ गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट था क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फसलों को बचाना। हाँ, इसमें वीड्स यानी खरपतवार, इंसेक्ट पेस्ट्स और डिजीजेस से बचाव आता है। वीड्स तो भाई कंपटीशन करते हैं फसल के साथ, पानी, पोषण, रोशनी सब छीनते हैं। और इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, वो जड़ों को, तनों को, पत्तियों को डैमेज करते हैं। और डिजीजेस तो बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस से फैलती हैं। हाँ बिल्कुल, पर वही बात, इन्वायरमेंटल साइड इफेक्ट्स की चिंता है, ज्यादा यूज ठीक नहीं। तो और क्या तरीके हैं? मैकेनिकल रिमूवल है, मतलब हाथ से बीड्स निकालना। और प्रिवेंटिव मेथड्स ज्यादा अच्छे हैं, जैसे टाइम पर बुआई करना, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन यूज करना, रेजिस्टेंट वेराइटीज उगाना। और स्टोरेज, अनाज रखने में भी तो नुकसान होता है। होता है, बिल्कुल। बायोटिक फैक्टर्स हैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगाई। और एबायोटिक भी, मॉइस्चर, टेम्परेचर। तो स्टोरेज से पहले क्लीनिंग, प्रॉपर ड्राइंग और फ्यूमिगेशन, ये सब जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई फसलों की बात। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पर, पशुधन का साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ, इसमें फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल सब आता है। कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, ये सब इसी में है। कैटल फार्मिंग के दो पर्पस है ना, मिल्क यानी मिल्च एनिमल्स, और ड्रॉट लेबर यानी खेती के काम वाले जानवर। बिल्कुल। भारत में बॉस इंडिकस यानी गाय और बॉस बुबेलिस यानी भैंस, ये प्रमुख हैं।
मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड पर, मतलब कितने समय तक दूध मिलता है। हाँ, और इसमें भी ब्रीड्स का चक्कर है, एग्जॉटिक और लोकल। हाँ, एग्जॉटिक ब्रीड्स जैसे जर्सी, इनका लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, और लोकल ब्रीड्स जैसे साहेवाल, इनमें डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। ताकि दोनों क्वालिटीज मिले, लॉन्ग लैक्टेशन भी और डिजीज रेजिस्टेंस भी। एग्जैक्टली। और हाँ, इनके लिए प्रॉपर शेल्टर, साफ सफाई, बैलेंस्ड रेशन जिसमें रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स दोनों हों, ये सब बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशंस भी, बीमारियों से बचाव के लिए। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्मिंग। ये तो एग प्रोडक्शन और चिकन मीट के लिए होती है, लेयर्स और ब्रॉयलर्स। बिल्कुल, लेयर्स अंडे के लिए, ब्रॉयलर्स मांस के लिए। यहाँ भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है, इंडियन ब्रीड्स जैसे असील और फॉरेन ब्रीड्स जैसे लेगहॉर्न के बीच। क्यों? डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए। हाँ, जैसे समर एडेप्टेशन कैपेसिटी अच्छी हो, मेंटेनेंस कम लगे, अंडे या मांस ज्यादा मिले। ब्रॉयलर्स को प्रोटीन रिच फीड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, और यहाँ भी हाइजीन और वैक्सीनेशन उतने इंपॉर्टेंट हैं। सही है। अब आते हैं फिश प्रोडक्शन पे। हाँ। इसमें कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशरी दो चीजें हैं। हाँ, कैप्चर फिशिंग मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से पकड़ना, समुद्र, नदियां वगैरह। कल्चर फिशरी मतलब फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर जिसे कहते हैं। मरीन फिशरीज में समुद्र से पॉम्फ्रेट, मैक्रिल जैसी मछलियां पकड़ते हैं। और वो मरी कल्चर क्या है? मरी कल्चर में समुद्री पानी में फार्मिंग करते हैं, जैसे प्रॉन्स, ऑयस्टर्स वगैरह पालना। इनलैंड फिशरीज में नदियां, तालाब आते हैं, यहाँ एक्वाकल्चर ज्यादा होता है। इसमें वो कॉम्पोजिट फिश कल्चर का जिक्र था। हाँ। वो क्या है? वो एक बढ़िया टेक्निक है। एक ही तालाब में 5-6 तरह की फिश स्पीसीज पालते हैं, जैसे कतला, रोहू, मृगाल, अच्छा। एक साथ। हाँ, पॉइंट ये है कि सबकी फूड हैबिट्स अलग होती हैं। कोई सरफेस फीडर है, कोई मिडिल जोन में खाती है, कोई बॉटम फीडर है। इससे तालाब के सारे फूड रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं, यील्ड बढ़ जाती है। इंटरेस्टिंग। और ब्रीडिंग के लिए? उसके लिए हार्मोनल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी के फिश सीड मिल सकें। ठीक है। और आखिर में बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, शहद और वैक्स के लिए। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। लोकल बीज भी हैं, जैसे एपिस सेराना इंडिका, और इटालियन बी एपिस मेलिफेरा। वो ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो हनी ज़्यादा कलेक्ट करती है और स्टिंग भी कम करती है। और हनी की क्वालिटी, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है पास्चरेज पर, मतलब मधुमक्खियों को नेक्टर और पोलन के लिए कैसे फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि फूड रिसोर्सेज को बेहतर बनाना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन टेक्निक्स, प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बेहतर वैरायटीज, एफिशिएंट टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब इंटरकनेक्टेड एफर्ट्स हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि भविष्य में हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और एनवायरनमेंट की लॉन्ग टर्म हेल्थ, साथ ही सभी तक फूड की इक्विटेबल एक्सेस, इन सब के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है।